आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश दिन भर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एक शख्स धमाके के बाद नष्ट हुए मोर्टार का टुकड़ा हाथ में लेकर दिखाने लगा। भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और मासूम लोगों को निशाना बना रहा है और उसकी बौखलाहट का सबूत है धमाके के बाद नष्ट हुआ मोर्टार का ये टुकड़ा, जिसके जरिए नौशेरा सेक्टर के गांवों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने केवल गांव वालों को निशाना बनाया, बल्कि उसकी कायराना हरकत का निशाना बच्चों के स्कूल भी बने। स्कूल बंद हैं, बच्चों की बुरी कंडीशन है। ये बच्चे हैं जो उनका तो कोई अभी तो साधन ही नहीं है, उनको जब नहीं क्लासों में बैठना था वो तो बात ही कोई नहीं है। अभी तो जान की पड़ गई तो पढ़ाई कहाँ हुई। इसके लिए कुछ सरकार सोचे हमारे बारे में कि क्या करना है। एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग से गांव वाले दहशत में हैं। दुकानों पर ताले लटके हुए हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं। हालांकि भारतीय सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान की हरकत का जवाब दे रही है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने बीते 3 दिन में 7 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी दौरा। शनिवार को बाजवा ने पाकिस्तान के नजदीक सीमा का दौरा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने फायरिंग तेज कर दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तानी की हताशा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो फौज के अध्यक्ष हैं जनरल बाजवा, अगर वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तीसरी बार समीक्षा करने अगर गए हैं, वहां पर एक प्रकार का निराशा और उथल का इशारा है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी बाजवा के एलओसी दौरे को पाकिस्तान की बौखलाहट बताया। पाकिस्तान आर्मी की जो हरकतें हैं वो केवल और केवल ये दिखाती हैं कि वो हताश हैं, वो पूरी तरह से परेशान हैं। अगर कोई लड़ाई की संभावना बनती है तो उसमें उनकी करारी हार होगी। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि बाजवा के एलओसी दौरे के पीछे एक सोची समझी साजिश है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में पूरी तरह से मुस्तैद है और सीमा पर पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और पुंछ की कृष्णा घाटी में भी भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना की बंदूकों को खामोश कर दिया। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा और हम इनको सबक सिखा रहे हैं और नुकसान हम जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर कर रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन का एक मकसद आतंकियों की घुसपैठ कराना भी होता है, लेकिन भारतीय जवान उसके एक और मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। डेटा अगर आप देखेंगे, इन्फिल्ट्रेशन अभी बहुत कम हो गया, जरूर हो रही है, मगर आंकड़ा बोलते हैं कि डेफिनेटली नंबर कम हो। बीते कुछ दिन में भारतीय सेना ने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बताने के बयान पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि संदीप दीक्षित अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन सेना अध्यक्ष बिपिन रावत पर विवादित बयान दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। संदीप दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने संदीप दीक्षित की माफी को घड़ियाली आंसू बताया। जो संदीप दीक्षित ने शब्द इस्तेमाल किए थे भारतीय सेना अध्यक्ष के लिए, मुझे लगता यह है कि वो उनकी जबान लड़खड़ाने की वजह से नहीं हुआ था, या उनकी भाषा के गलती से नहीं हुआ था, या उनको यूं ही दिमाग में नहीं आ गया था। यह एक सोची रणनीति है और उनका जो माफी मांगना है घड़ियाली आंसू है। तो हमें बहुत दुख होता है, दिल बहुत आहत होता है जब इतने बड़े पद पे रहकर कोई व्यक्ति, मतलब ही इज नॉट अ लेमैन, कि कोई एक लेमैन बोल रहा है जिसे जानकारी नहीं है। तो संदीप जी दीक्षित जैसे जो एमपी रह चुके हैं, उनको ये बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वहीं बीजेपी ने संदीप दीक्षित के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के माफी की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सेना को बदनाम करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और इस पर सोनिया गांधी माफी मांगे। We from the BJP condemn this and demand Mrs. Sonia Gandhi in particular come out and disown that their leadership, which is consistently going on insulting the Indian army, is not what the Congress party wants. Apologize for having allowed this continuous and steady indiscretion to go on.
संदीप दीक्षित के बयान पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सेना पर इस तरह का बयान देने का न तो किसी को राजनीतिक दल का हक है और न ही किसी व्यक्ति को। ये बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना हमारे लिए काम करती है, हिंदुस्तान की रक्षा करती है और उनके आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी भी राजनेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आर्मी चीफ जो जिम्मेदारी निभाते हैं उसे पूरे देश का समर्थन मिलता है। आर्मी चीफ के बारे में आपने चर्चा कर दी है, तो आर्मी चीफ की जो जिम्मेवारी है, आर्मी चीफ को जिम्मेवारी निभाने में पूरे देश के लोगों का समर्थन करता है। सबकी भावना होती है। सेना के प्रति हर भारतीय के मन में एक सम्मान का भाव। बवाल मचने के बाद संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली। संदीप दीक्षित के मुताबिक उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो मेरा उस समय ये सोचना था कि हमारी जो गहराई और सौम्यता है वो उनसे बहुत कहीं ज़्यादा है, और उस संदर्भ में मुझे लगा कि जो हमारे चीफ कभी कभी बयान देते हैं उस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। लेकिन खैर वो एक अलग भावना होती है, सही गलत तो अलग बात है। लेकिन जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, बाद में जब मैंने देखा, खुद अपने बयान को देखा, तो वो सही माने में सही नहीं था, गलत था। अपने जिस बयान को लेकर संदीप दीक्षित ने माफी मांगी है उसमें उन्होंने सेना प्रमुख बिपिन रावत की तुलना सड़क के गुंडे से की थी। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर जुटे सैकड़ों लोग पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करने लगे। आरोप है कि यहां कुछ लोगों ने गाय लेकर गुजर रहे 5 ट्रकों को रोका और गौरक्षा के नाम पर जमकर गुंडागर्दी की। और जब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने लगी तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग तो मौके से फरार हो गए, लेकिन जो डटे रहे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ट्रकों में तोड़फोड़, कांच तोड़ना और एक ट्रक के आग लगाना मुश्किल से आप और सब जनता ने मिलकर के इसको बुझाया है। तो जो भी नियमानुसार, कानून अनुसार कार्य होगी। पुलिस के मुताबिक जैसलमेर से तमिलनाडु जा रहे इन ट्रकों के चालकों के पास पूरे कानूनी दस्तावेज थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने हाईवे पर ट्रकों को रोका और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि गौरक्षा के नाम पर जुटी भीड़ ने इस ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। लेकिन उसके उलट पुलिस पर इस मामले में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक घटना की सूचना देने के कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से हाईवे जाम रहा। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। कुछ हमारे थाने का स्टाफ जो कि इतनी संवेदनशील कानून व्यवस्था की ड्यूटी में भी वो एब्सेंट रहा, कुल 7 लोगों को लाइन हाजिर किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर नारेबाजी करते नजर आए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग गोरखालैंड की मांग एक बार फिर उठाते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में बंद बुलाया है। इसलिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कालिम्पोंग में डीएम दफ्तर के बाहर नारेबाजी करने लगे। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग उठाते हुए जीजेएम ने सभी सरकारी दफ्तरों में अनिश्चितकालीन के लिए बंद की अपील की, जिसके बाद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बंद की वजह से पुलिस भी तैनात की गई, लेकिन जीजेएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नहीं थमा। दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, जबकि डीएम दफ्तर के बाहर भारी तादाद में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। दार्जिलिंग में कुछ सरकारी दफ्तर और एटीएम बंद नजर आए। हालांकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की अपील के बावजूद कुछ कर्मचारी अपने दफ्तर पहुंचे, जहां पुलिस उनकी पहचान की जांच करती दिखी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया कि बंद के दौरान बैंक भी हफ्ते में केवल 2 दिन ही खुले दिए जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने साफ कर दिया है कि काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार और जीजीएम की लड़ाई के बीच दार्जिलिंग घूमने आए पर्यटक डरे हुए हैं।
देखते हुए सुबह निकल जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ भी रास्ता पे हो सकता है ये हम लोग सोच लिया है। और फिर दोबारा जो गेस्ट लोग आएंगे वो लोग भी नहीं आ रहे। और यही दर्द दुकानदारों का भी है जिनकी रोजी रोटी सैलानियों से जुड़ी हुई है। बिजनेसमैन को तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा तो टूरिस्ट कोई आएगा नहीं, टूरिस्ट नहीं आएगा तो बिजनेस में तो फर्क पड़ेगा। दार्जिलिंग में पर्यटकों का ये सबसे पसंदीदा मौसम है जब वो कुदरत को करीब से देखने भारी तादाद में पहुंचते हैं। पिछले हफ्ते गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के बाद विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार ने सफाई दी कि ये फैसला पहाड़ों में लागू नहीं है, जिसके बाद अलग गोरखा लैंड के मुद्दे पर आंदोलन को हवा दे दी गई, जिसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का निजी एजेंडा बता रही है। This is a political game and for personal benefit of few person, they are spoiling the whole life of the Darjeeling people. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गोरखालैंड पर केंद्र से दखल की मांग की है, जबकि बीजेपी ने दार्जिलिंग के हालात के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। बिना मतलब का हिंसा का वातावरण और एक प्रकार का ये उकसावे का जो वातावरण वो तैयार करते हैं, उसका परिणाम आज इतना बड़ा हिंसा हुआ है। दार्जिलिंग में बंद के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में आग लगा दी। हमलावरों ने दफ्तर के शीशे भी तोड़ डाले। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के नतीजे जल्द जारी होंगे। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट के नतीजे जल्द घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के नतीजों पर रोक को हटा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर पीएम को जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीएम को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी करने की धमकी देने वाले किसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेहर के रहने वाले किसान ने सीएम शिवराज को धमकी भरा पत्र लिखा था। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुकान में भीषण आग लगने से 50 लाख का नुकसान हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अस्पताल में मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। नोएडा में एसपी नेता के भाई को पुलिस और डॉक्टर से हाथापाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। शराब के नशे में एसपी नेता के भाई पर बदसलूकी करने का आरोप है। सिलीगुड़ी में पुलिस ने अष्टधातु की मूर्ति के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मूर्ति की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वच्छता पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मशहूर टीवी गेम शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के लिए 17 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केबीसी सीजन 9 को भी अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। फिल्म यूट्यूब के ट्यूबलाइट के प्रचार के लिए सोनी चैनल पर हो रहे स्पेशल कॉमेडी शो से जुड़ी कुछ तस्वीरें सुनील ग्रोवर ने जारी की। कैटरीना कैफ ने फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ डांस कर रही हैं। बिहार के दीघा सोनपुर पुल पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न्यूज 18 इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करने लगे। तेजस्वी यहां दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे और न्यूज 18 इंडिया के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने माइक अपने हाथ में ले लिया और एक रिपोर्टर की तरह दीघा सोनपुर पुल के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि इस पुल को अंतर्राष्ट्रीय तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। दीघा सोनपुर पुल और आरा छपरा पुल का उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। गंगा नदी पर बने इस पुल को चालू होने में 15 साल का वक्त लगा है। इस पुल के शुरू होने के बाद छपरा, सिवान, गोपालगंज और सोनपुर के लोगों को पटना पहुंचने में सुविधा होगी। बिहार के बक्सर में पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाने लगी। यहां सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक को नहीं बुलाया जाने पर कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंचे थे और देखते ही देखते बक्सर के जिला मैदान पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक एक करके खदेड़ने लगी। बीजेपी का आरोप है कि केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय कांग्रेस विधायक संजय तिवारी को नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर पहुंच गए और उन्होंने कुछ आम नागरिकों की भी पिटाई कर दी। ये सब कार्यक्रम स्थल आकर के कुछ गुंडे यहाँ का स्थानीय विधायक गुंडों को भेज करके यहाँ पर अफरा तफरी मचाया है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में टकराव देखते हुए जिला एसपी उपेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से हटाया जाने लगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार के मुताबिक कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं है, बल्कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अकेले कर्ज माफी कोई समस्या नहीं है, वो मूल समस्या है कि किसानों को फसल उत्पादन में लागत में वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन का दाम उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार और यूपी के साथ साथ दोनों राज्यों में लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव कराने की चुनौती दी। फिर से यूपी का बिहार का एक साथ चुनाव करा दीजिए और इसके अलावे यूपी और बिहार में जितने एनडीए के और बीजेपी के लोग जीते हुए हैं वो सब लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर दें और एक बार फिर अभी चुनाव हो जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ पुलिस वाले पेड़ पर टंगी नोटों की गड्डियों को उतारकर एक बैग में भरने लगे। यहां करीब 10 लाख के पुराने नोट एक पेड़ पर लटके हुए थे, जिसमें 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट भी थे। और जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और पुराने नोटों की गड्डियों को पेड़ से उतारकर सफेद रंग के एक बैग में भरने लगे। पेड़ से जगह जगह लटके 1000 और 500 के नोटों को पुलिस वालों ने छड़ी की मदद से उतारा। इस दौरान कुछ गड्डियां नीचे गिर गईं और नोट जमीन पर बिखर गए, जिसे काफी मुश्किल से पुलिस वालों ने बटोरा। पुलिस के मुताबिक पेड़ पर टंगे नोट 10 लाख रुपए के थे। ये नोट यहां किसने लटकाए, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। गुजरात के बोटाड में एक कार्यक्रम में कुछ लोग अपने सिर पर लोहे की जंजीरों से वार करने लगे। खास बात यह है कि ये सब गुजरात सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी के बीच हुआ, जिसका काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि मंत्रियों की मौजूदगी में ही काला दुपट्टा ओढ़े ये शख्स संगीत की धुनों पर अपने सिर पर लोहे की जंजीरों से एक के बाद एक वार करने लगा। ये कार्यक्रम रविवार को जादू टोना करने वाले ओझा और तांत्रिकों की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात सरकार के राजस्व और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार मंच पर बैठे नजर आए। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंत्री आत्माराम ने इन लोगों को सम्मानित भी किया और इसके बाद बीजेपी सरकार पर सूबे में अंधविश्वास और जादू टोनों को बढ़ावा देने के आरोप लगे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने सफाई देते हुए कहा है कि वो लोग भी समाज का ही हिस्सा है और इसी वजह से वो उनके कार्यक्रम में गए थे। वो समाज का एक भाग है भैया, हम भी समाज के एक भाग हैं और समाज के लोग एक दूसरे को मिले, उसमें क्या तकलीफ है। हमारी कोई ऐसी भावना नहीं थी, नहीं है, हम सिर्फ उनको मिलने गए थे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 500 जादू टोना करने वाले लोग शामिल हुए थे। लंदन में चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या और ओवल स्टेडियम के बाहर अचानक पीछे मुड़कर देखने लगे। रविवार को ओवल स्टेडियम के बाहर कुछ लोगों ने उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सब तब हुआ जब विजय माल्या ओवल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने विजय माल्या के खिलाफ हूटिंग कर दी और चोर चोर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर विजय माल्या ने पलटकर पीछे देखा और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद एक बार फिर क्रिकेट फैंस ने हूटिंग कर दी, लेकिन इस बार विजय माल्या ने पलटकर पीछे देखा तक नहीं और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। हूटिंग के बीच वो चुपचाप स्टेडियम के गेट की तरफ चले गए। विजय माल्या का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इससे पहले भी विजय माल्या चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दोनों मैच देखने पहुंचे थे और जब वो ओवल में भारत और श्रीलंका के बीच मैच देखने पहुंचे तब भी उन्हें स्टेडियम के बाहर विरोध झेलना पड़ा था। विजय माल्या लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे दूर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें धोखेबाज बताकर चिल्लाने लगा। विजय माल्या के खिलाफ गुस्सा अब देश में नहीं बाहर भी दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में गुस्सा किस प्रति भी है, अपनी सारी लग्जरी शुरू रखी है, लेकिन हमारे जैसे जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, उनको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, हमारी सैलरीज नहीं देके। विजय माल्या पर भारत के 17 बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए बकाए हैं, लेकिन कर्ज का ये पैसा लौटाने की बजाय वो भगोड़ा बनकर ब्रिटेन में पनाह लिए हुए हैं। जब ओवल में उनसे भारत लौटने के बारे में पूछा गया तो इस सवाल को टाल गए। गाजियाबाद में डीएम दफ्तर के बाहर एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक पीड़ित महिला ने गाजियाबाद डीएम दफ्तर में जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। बीजेपी सांसद साध्वी प्राची ने कुछ लोगों पर योगी सरकार आने के बाद हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में सामूहिक शादी समारोह में नाबालिग लड़कियों की शादी कराने के आरोप का आयोजकों ने खंडन किया। सहारनपुर के गांव में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। गोरखपुर में 70 साल के एक बुजुर्ग ने चुनावी विवाद के पुराने मामले में जिले से बाहर करने के आदेश पर सवाल उठाए। बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने खुदकुशी की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि वो छेड़खानी से परेशान थी।
जीएसटी के विरोध में रांची में कपड़ा कारोबारियों ने चाय बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। कपड़ा कारोबारियों के साथ यहां युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसा। इस दौरान कपड़ा कारोबारियों ने काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। 15 जून को देश भर में बंद कपड़ा कारोबारियों ने आह्वान बुलाया है। तारीख को पूरे भारतवर्ष के जितने कपड़े व्यापारी हैं वो एक साथ में बंद करेंगे। जब पूरे कपड़े वाले जो है पूरे देश में एक साथ बंद बुलाएंगे, ऐसा कभी भी आज तक। लालू के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के लिए उनकी मां राबड़ी देवी ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। राबड़ी के मुताबिक उन्हें एक ऐसी बहू की तलाश है जो उनके पूरे परिवार को संभाल सके। थोड़ा चाहिए देखने में अच्छी, घर संभाले, वैसा हम लोग के लड़की चाहिए। उसी तरह लड़की हम खोज रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्रेमी ने चाकू से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और इसके बाद आरोपी प्रेमी ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मृतक प्रेमी ने प्रेमिका पर रेप के मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इसी से परेशान आरोपी ने जन्मदिन के बहाने लड़की को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पड़े हुए थे और उसने पहले लड़की का मर्डर किया है। वहाँ एक सुसाइड नोट लिख रखा था, पेन भी था मौका के ऊपर, उसमें लिख रखा था मैंने इस लड़की ने मेरे को तंग किया है, मैं इसको मार रहा हूँ और अपनी जीवन लीला सल्फास पीकर खत्म कर रहा हूँ। पंजाब के दोराहा में एक सिपाही रिश्वत लेने का वीडियो उसका वायरल हुआ है। आरोप है कि वीडियो में एक ट्रक के बराबर में पुलिसकर्मी अपनी सिल्वर रंग की कार्ड लगाता है, जिसके बाद क्लीनर चलते ट्रक में कुछ रुपए कार को चला रहे पुलिसकर्मी को पकड़ा देता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी और रुपयों की मांग करता है, लेकिन क्लीनर उससे जाने के लिए गुहार लगाता है और फिर पुलिसकर्मी कार को भगाकर आगे ले जाता है। मामले के बारे में जब पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोप यह है कि टोल प्लाजा कर्मचारी अवैध रूप से टोल वसूली के दौरान महिलाओं और गाड़ी चालकों से बदसलूकी करते हैं। टोल न देने पर पिटाई भी करने से नहीं चूकते। आरोप है कि दूसरे राज्यों से आई गाड़ियों से टोल कर्मी 5,000 से लेकर 20,000 तक की वसूली करते हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने टोल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यहाँ के मैनेजर को बोलने और गाली गलौज लेडीज से करते हैं, ऐसे टूल चलाते हैं। एक घंटा हो गया हम लोगों को। नहीं बदतमीजी से ज्यादा हाथापाई भी जरूरी है क्या? बोल तो रहे बुरी तरह। यूपी के हरदोई में पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक लड़की की अश्लील फोटो डालने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में एक लड़की का जीजा है जो पत्नी से बदला लेने के लिए उसकी बहन को बदनाम करना चाहता था। इस मामले को सुलझाने के लिए फेसबुक के कैलिफोर्निया मुख्यालय की भी मदद ली गई और उन आईडी को ब्लॉक कराया गया जिनसे लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही थी। लड़की की अश्लील तस्वीरें उसके बॉयफ्रेंड ने बनाई थी, जिसे कई महीनों पहले ही जेल भेजा जा चुका था, लेकिन किसी तरह से अश्लील तस्वीरें लड़की के जीजा के हाथ लग गई, जिसके बाद एक बार फिर उसे ब्लैकमेल करने का खेल शुरू हो गया था।